नमस्कार संस्कृताय साथियों, मैं जाह्नवी स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग केवीएस टीजीटी संस्कृत के अंतर्गत कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो रुचिरा में अब ये 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर में जो शीर्षक है वृक्षाः, इसकी जो पाठ्य सामग्री आ रही थी उसका अध्ययन हम लोगों ने पहली फाइल में कर लिया है। अब ये दूसरी फाइल एक्सरसाइज की होगी। तो इस एक्सरसाइज ये अभ्यास की पहली हेडिंग है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनानुसारम ये प्रथमांत है, नपुंसक लिंग में है क्योंकि ये नपुंसक लिंग में है। तो रिक्त स्थानानि यह पद नपुंसक लिंग में द्वितीय बहुवचन में है। पूरयत ये मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही है। तो इसका अर्थ है कि वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए। कैसे भरना है इस बात को यहाँ एक उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं। तो अभी तक 1 से लेकर रुचिरा प्रथमो भागा के अंतर्गत चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का जो अध्ययन हम लोगों ने किया, उसमें विभक्ति जो आ रही थी प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन की आ रही थी। अब इस चैप्टर से द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करा रहे हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय दो वचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का अध्ययन इस चैप्टर से प्रारंभ हो रहा है। तो ये उदाहरण दे रहे हैं वनम, वने, वनानि। वनम, वने, वनानि नपुंसक लिंग का शब्द है वनम। तो इसका जो शब्द रूप बनेगा, जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन, दो वचन, बहुवचन में बनेगा, सेम वैसा ही शब्द रूप द्वितीय विभक्ति में भी एक वचन, दो वचन, बहुवचन में बना करता है। इसके पश्चात तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति का सारे नपुंसक लिंग जो शब्द होते हैं उनके शब्द रूप पुल्लिंगवत चला करते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इन शब्दों को देखकर कि ये प्रथमा एक वचन में है, दो वचन में, बहुवचन में। ये द्वितीयांत है सभी। तो एक उदाहरण दे रहे हैं, उसी के अनुसार हम लोगों को बाकी जो शब्द आ रहे हैं उनको भरना है। तो जले है, जले ये द्वितीय एक वचन में है, तो स्पष्ट है कि ये नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग में है तो इसका द्वितीय एक वचन का जो रूप बनेगा वह बनेगा जलम। जलम तो जल को कहेंगे, या किसी पात्र में जल भरा है तो कहेंगे 2 चषक या 2 गिलास जल, और फिर बहुत से घड़े जल, बहुत घड़ों में भरा हुआ जल, इस प्रकार कहेंगे क्योंकि जल द्रव्य है, एक दो नहीं गिना जा सकता इसको। तो जलम, जले, जलानी। विभक्ति के अर्थ में को ही आता है द्वितीय विभक्ति, जहाँ लगेगी वो को का संकेत करती है हिंदी में। जलम, जले। अब इसका द्वितीय बहुवचन जो रूप बनेगा वो बनेगा जलानी, जलानी। अब बिंबम है, बिंबम है तो नपुंसक लिंग में है, द्वितीय एक वचन में इसका रूप बन रहा है। तो इसका एक दो वचन में जो रूप बनेगा वह बनेगा बिंबे। बिंब का अर्थ है परछाई। बिंबे, बिंबम, बिंबे, बिंबानी, बिंबानी। अब ये हो गया नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग का प्रथम द्वितीय एक वचन, दो वचन, बहुवचन में शब्द रूप। अब पुल्लिंग में, पुल्लिंग का द्वितीय एक वचन, दो वचन, बहुवचन में शब्द रूप दिखा रहे हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं यथा वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। पुल्लिंग में शब्द रूप ऐसे चलता है द्वितीय में, द्वितीय एक वचन, दो वचन, बहुवचन, जैसे बालकम, बालकौ, बालकान। वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। एक वृक्ष को, दो वृक्षों को, बहुत से वृक्षों को, इनका अर्थ है। तो यहाँ पवनान है, पवनान है, द्वितीय बहुवचन में आ रहा है पुल्लिंग में, तो इसका जो द्वितीय एक वचन, दो वचन का रूप होगा वह होगा पवनम। पवनम बालक की तरह शब्द रूप चलेगा, पवनम, पवनौ, पवनान। अब जन्म, जनौ है पुल्लिंग में, द्वितीय दो वचन में जनौ का यह रूप बनता है। तो द्वितीय एक वचन में इसका रूप बनेगा जन्म, जन्म, जनौ। द्वितीय बहुवचन में इसका रूप बनेगा जनान, जन्म, जनौ, जनान। इस प्रकार नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, दो वचन, बहुवचन में यहाँ रूप दिखा रहे हैं, शब्द रूप दिखा रहे हैं, और पुल्लिंग में द्वितीय एक वचन, दो वचन, बहुवचन में यहाँ शब्द रूप दिखा रहे हैं। ये एक तरह से आगे के धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अभ्यास के अंतर्गत दूसरे नंबर की जो हेडिंग आ रही है उसमें कह रहे हैं कोष्ठकेशु उत्तर
कोष्ठकेषु प्रदत्तशब्देषु उपयुक्तविभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयति। इसका अर्थ है कि कोष्ठकेषु कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में या कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उक्त विभक्ति उपयुक्त या उचित 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 विभक्ति को जोड़कर योजयित्वा उचित विभक्ति को लगाकर रिक्त स्थानों को भरिए या भरो। योजयित्वा यहाँ अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है, विभक्ति में ये द्वितीयांत है, इकारांत है, इसलिए स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग में जब इसका शब्द रूप चलाएंगे तो मति की तरह इसका शब्द रूप चलेगा, द्वितीया एक वचन में ऐसा रूप बनेगा। और ये दोनों सप्तमी अंत है, सप्तमी बहुवचन में है पुल्लिंग में। पूरी तो ये क्रिया आ रही है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खाता हूँ। खादामी अहम कर्ता अस्मत् सर्वनाम का है, इसलिए इसके साथ जो क्रिया आएगी वो, और ये अस्मत् सर्वनाम का है, एक वचन में है, प्रथमा एक वचन में, इसलिए इसके साथ जो क्रिया आएगी वह उत्तम पुरुष एक वचन में आएगी। तो अहम रोटिकाम, रोटिका ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई। अहम रोटिकाम खादामी, यहाँ रोटिका था तो इसको द्वितीयांत बनाया गया, द्वितीया एक वचन में किया गया, तभी कर्म का अध्याय, तभी ये इसकी कर्म संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं। तो इसी बस एक उदाहरण दे रहे हैं, इसी के अनुसार हम लोगों को इतने वाक्यों को 5 वाक्य दे रहे हैं, पांचों को भरना है। तो त्वम ये युष्म सर्वनाम है, प्रथमा एक वचन में है, तो इसके साथ जो क्रिया आ रही वो मध्यम पुरुष एक वचन की आ रही है। अब यहाँ जल दिया गया है, तो जल में जब विभक्ति लगाएंगे तो ये द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, इसका रूप बनेगा त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो। अब हिंदी में कह देंगे तुम जल को पीते हो, तुम रोटी को खाते हो, ऐसे भी कह सकते हैं, किंतु संस्कृत में बोलेंगे। आप को न भी लगाइए तब भी इस विभक्ति का अध्याहार स्वतः ही हो जाता है। आप सीधे कहीं तुम जल पीते हो, तुम रोटी खाते हो, को का अध्याहार स्वतः ही हो जाता है। त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो। अब छात्रः पश्यति, छात्रः अन्य पुरुष का है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, प्रथमा एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की इसके साथ क्रिया आई, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। अब दूरदर्शन है तो इसमें जब द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ये द्वितीय विभक्ति का ही प्रकरण चल रहा है, इसीलिए जो अभ्यास आ रहा है उसी विभक्ति से संबंधित है। तो छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। अब तीसरा जो वाक्य है वह है वृक्षाः पिबन्ति। वृक्षाः ये पुल्लिंग में शब्द है और प्रथमा बहुवचन में है, तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की आ रही है। अब पवन है तो इसमें जब विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, पुल्लिंग में है तो इसका रूप बनेगा पवन। त्वम पवनम वृक्षाः पवनम पिबन्ति। पवनः ये पुल्लिंग शब्द है, तो द्वितीय में इसका यह रूप बनेगा वृक्षाः पवनम पिबन्ति। इसका अर्थ है कि वृक्ष हवा पीते हैं। अब जो चौथा उदाहरण आ रहा है, ताः लिखन्ति, तो ताः है ये स्त्री, स्पष्ट है कि ये स्त्रीलिंग में है, और प्रथमा बहुवचन में सा ते ताः, ये दकारांश दूरवाची दकारांश सर्वनाम है, स्त्रीलिंग में इसका यही रूप बनेगा सा ते ताः। तो ये प्रथमा बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में है, इसके साथ क्रिया भी बहुवचन की ही आ रही है। कथा है, तब कथा को जब द्वितीय एक वचन में बनाएंगे, कथा स्त्रीलिंग है, इसका जो द्वितीय एक वचन में रूप बनाएंगे तो बनेगा ताः कथाम ताः कथाम वे सब कथा लिखती हैं। कर्ता बहुवचन में है, क्रिया भी बहुवचन में आ रही है, कर्म होगा वे सब कथा लिखती हैं। अब आवाम, तो अहम आवाम ये अस्मत् सर्वनाम है और प्रथमा दो वचन में बन रहा है, अहम आवाम प्रथमा दो वचन में बन रहा है,
आवाम गच्छावह, तो इसके साथ जो क्रिया आ रही है वो उत्तम पुरुष दो वचन में ही आ रही है। जंतुशाला है तो जंतुशाला इसका, इसमें जब विभक्ति लगाएंगे ये स्त्रीलिंग में है, इसका शब्द रूप बनेगा स्त्रीलिंग में द्वितीय वचन में। आवाम जंतुशालाम, आवाम जंतुशालाम गच्छावह, हम दोनों जंतुशाला को जाते हैं, या फिर हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। जंतुशाला या फिर चिड़ियाघर, हम दोनों चिड़ियाघर जाते हैं। ताह कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखती हैं। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, वृक्ष हवा पीते हैं। छात्र छात्र दूरदर्शन या छात्र टीवी देखता है, हिंदी में कह सकते हैं छात्र टीवी देखता है। त्वम जलम पिबसि, तुम पानी पीते हो। इस प्रकार इसको भरा जाएगा। इसका अर्थ हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरी जो हेडिंग आ रही है इसमें कह रहे हैं कि अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपदानि चिनुत, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद अर्थात कर्ता का चयन कीजिए, कर्ता को चुनिए। ये लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में आ रही क्रिया। पदानी, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपदों को चुनिए, तो ये नपुंसक लिंग का पद है और द्वितीय बहुवचन बन रहा है। तो कैसे कर्तृपद को चुनेंगे, यहाँ कर रहे हैं वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, कैसे कर्तृपद को निकालेंगे इस बात को पढ़ेंगे हम लोग, इस फैक्ट को पढ़ेंगे। वृक्षाः नभः, नभः ये जो इसका प्रातिपदिक सकारांत है, नभस का प्रातिपदिक है नभस, ये सकारांत है और नपुंसक लिंग में बनता है, सकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसका द्वितीय में रूप यही बनेगा। तो ये द्वितीयांत हो गया, ये द्वितीय में है। शिरसु ये सप्तमी में है, शिरसु सिर पर, ये सप्तमी बहुवचन में है। वहंती वृक्ष, वृक्ष अपने सिरों पर आकाश को धारण करते हैं या ढोते हैं। यह इस सेंटेंस का अर्थ हो गया, हिंदी अर्थ हो गया। वृक्ष अपने शिरों पर, शिरस वह बहुवचन में है, वृक्ष अपने शिरों पर, सप्तम्यंत है, सप्तमी में है, सप्तमी बहुवचन में है तो आधार में है, तो कहेंगे शिरों पर आकाश को धारण करते हैं या ढोते हैं। तो यहाँ वृक्षाः, वृक्षाः बहुवचन में है, इसी के अनुसार ये बहुवचन में है, इसी के अनुसार क्रिया आ रही है। बस इसी क्रिया को देखकर, इसके वचन को देखकर, इसके वचन को देखकर आप कर्ता का पता लगा सकते हैं। ये क्रिया जो है वो बहुवचन में आ रही है, प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रही है, और जो कर्ता है वह भी अन्य पुरुष बहुवचन का है, इसलिए ये कर्तृपद हो गया। इस क्रिया को देखकर कर्तृपद को ढूंढा जा सकता है। ये कर्तृपद है पहले वाक्य में। अब दूसरा वाक्य है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, तो इसका अर्थ है कि पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं। तो यह क्रिया किसके अनुसार आ रही है, किसका अनुसरण कर रही है, इसका अनुसरण कर रही है। ये क्रिया बहुवचन में है, इसीलिए लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, इसी कारण यह भी अन्य पुरुष में ही आ रहा है और प्रथमा बहुवचन में ही आ रहा है। बस इसी को देखकर निर्धारण हो जाएगा कि ये क्रिया है तो ये कर्ता हो गया। कर्ता का निर्धारण ऐसे ही वाक्य में होता है, ये कर्ता हो गए। दूसरे वाक्य में ये कर्तृपद है। अब तीसरा है पयोदर्पणे वृक्षाः प्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयोदर्पणे ये सप्तमी हो गया, ये कर्ता कभी नहीं बनेगा, सप्तमी में है। स्वप्रतिबिंबम ये द्वितीयांत है, अपनी परछाई को या फिर अपने प्रतिबिंब को, ये द्वितीयांत है, द्वितीय एक वचन में है, ये सप्तमी एक वचन में है। क्रिया जो आ रही है वो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रही है, तो ये क्रिया बहुवचन में आ रही है, तो इसका अनुसरण कौन कर रहा है पूरी तरह से, यह कर रहा है। ये लट लकार प्रथम पुरुष अन्य, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो यह भी अन्य पुरुष में है और प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए यही कर्तृपद है, यही करता है। अब चौथे वाक्य में कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषकः उत्पादयति जो क्रिया है ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो कौन इसका अनुसरण कर रहा है, इसी के अनुसार आ रहा है, यह आ रहा है। यह भी अन्य पुरुष में है और
प्रथमा एक वचन में है, इसी के अनुसार ये भी इससे पूरी तरह से मिल जुल रहा है, इसी के अनुसार ही आ रहा है, इसलिए ये कर्तृपद इस वाक्य में यह कर्तृपद है। कृषकः अन्नान, कृष किसान अन्नों को, किसान अनाजों को उत्पन्न करता है, इसका अर्थ है। और यह है जल रूपी दर्पण में, जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। अब ये है पांचवा जो वाक्य आ रहा है, सरोवरे मत्स्याः सन्ति, मत्स्याः सन्ति। तो ये संति अस्तित्व संति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया है, तो कौन इसी का अनुसरण कर रहा है? यह कर रहा है मत्स्याः, यह भी अन्य पुरुष में है और बहुवचन प्रथमा बहुवचन में है। तो इस पांचवें वाक्य में यह कर्तृपद है, मत्स्याः सन्ति, सरोवरे मत्स्याः सन्ति। इसका अर्थ है कि बड़े तालाब में, सरोवर बड़े तालाब को कहते हैं, तालाब में मछलियां हैं। तो ये हो गया कर्तृपद का निर्धारण। क्रिया को देखकर आप कर्ता का निर्धारण आराम से कर सकते हैं कि कौन कर्ता है, या फिर कर्ता को देखकर क्रिया को भी, क्रिया का निर्धारण आप कर्ता को देखकर कर सकते हैं, किंतु कर्ता का निर्धारण क्रिया को देखकर ही होता है। तो ये हो गई दूसरी और तीसरी हेडिंग। अब जो हेडिंग आ रही है वह 4 नंबर की है। इसमें दे रहे हैं कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद से, यहाँ पे तृतीयांत है इसलिए कहेंगे प्रश्नों के उत्तरों को एक पद से या एक पद द्वारा लिखिए। तो वृक्षाः कई पातालं स्पृशन्ति, ऐसे पोयम को खोल के रख लीजिए, कविता खोल लीजिए सामने, इसका उत्तर यहीं पे मिल जाएगा, इसी पोयम में ही छिपा है। तो वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, इसका उत्तर कविता की चौथी पंक्ति में, चौथी पंक्ति के पहले और दूसरे पाद में है। वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, तो वृक्षा पादैः, एक कह रहे हैं कि एक पदेन, एक पद के द्वारा, तो सारा यही रहेगा। वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, तो यहाँ पे पादैः रख देंगे, पादैः को हटा दीजिए, ये सारा हो जाएगा, इसका आंसर निकल आएगा। वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति, बस कैः को हटा देना है यहाँ से। इसीलिए कह रहे हैं कि एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों को एक पद के द्वारा लिखिए। तो पहले का उत्तर हो जाएगा कैः को हटा के पादैः लिख देंगे, और इस प्रश्नवाचक को हटा के यहाँ पे पूर्ण विराम रख देना होगा। ये वाक्य हो गया, इस आंसर निकल आया। अब दूसरा प्रश्न है, वृक्षाः किं रचयन्ति, वृक्षाः किं रचयन्ति, साधु जनायुः सर्वे वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वृक्षाः किं रचयन्ति, वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति, यहाँ पे वनं वनं पदे आ जाएगा। वृक्षाः वनं वनं, वनं वनं रचयन्ति, किम को हटाकर वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति, ये उत्तर निकल आया। उत्तर निकल आएगा तो ये प्रश्नवाचक हटा देंगे, इसके स्थान पर पूर्ण विराम लिख देंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति। वृक्ष वनों की रचना करते हैं, इसका अर्थ है वृक्ष वनों की रचना या वनों की रचना करते हैं। आप विभक्ति को देखकर यदि वाक्य बना रहे हैं तो कहेंगे वृक्ष वनों को बनाते हैं, रचयन्ति को कहेंगे बनाते हैं, वृक्ष वनों को बनाते हैं। अब तीसरा है, विहगाः कुत्र आसीनाः, विहगाः, तो दूसरी वाली पंक्ति में ये उत्तर निकला कहाँ पे, पहली पंक्ति के
तीसरे और चौथे पाद में। अब इसका उत्तर कहाँ पे है? तो इसका उत्तर है दूसरी वाली पंक्ति, दूसरा वाला जो स्टेंजा है उसके पहले और दूसरे पाद में। प्रत्येक श्लोक में 4 पाद होते हैं, ऊपर के 2 पाद, नीचे के 2 पाद। तो पाद हम इसी की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर की जो स्टेंजा अर्थात इसका अंतरा है कविता का, उसी का पहला और दूसरा पाद है। विहगाः कुत्र आसीनाः, तो कहेंगे विहगाः शाखा दोला आसीनाः। विहगाः कुत्र आसीनाः, तो कुत्र की जगह पहले शाखा दोला, शाखा दोला सीनाः आसीनाः, इसको तोड़ के रखेंगे तो बनेगा आसीना। विहगाः शाखा दोला आसीनाः, आसीना हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे आसीना है। विहगाः शाखा दोला आसीनाः, कुत्र को हटाकर यही पद रख देंगे इसके स्थान पर। ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग। विहगाः शाखा दोला आसीनाः, शाखा रूपी झूले पर या डाल रूपी झूले पर पक्षी बैठे हुए हैं। शाखा रूपी या डाल रूपी झूले पर पक्षी बैठे हुए हैं। अब इसको भी ऐसे लिख दे रहे हैं। वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति, यहाँ पे ऐसे पूर्ण विराम लगा देंगे। इसका अर्थ है कि वृक्ष पैरों के द्वारा या जड़ों के द्वारा पाताल को छूते हैं। अब चौथा है कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति, तो इसका उत्तर किस पंक्ति में मिलेगा? पांचवा जो अंतरा है कविता का, इसके पहले और दूसरे पाद में इसका उत्तर है कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति पयोदर्पणे कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन वृक्षाः, तो यहाँ किम की जगह स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देखते हैं। कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, ये हो गया इसका आंसर। कौतुकेन का अर्थ है कि आश्चर्य में या कौतूहल से, आश्चर्य या कौतूहल से वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। ये हो गया इसका आंसर। सबका अर्थ भी बता दिए हैं। वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति, वृक्ष पैरों द्वारा या जड़ों के द्वारा पाताल को छूते हैं। वृक्षाः वनम रचयन्ति, वृक्ष वनों को बनाते हैं या प्रत्येक वन को वनम है कहने के वृक्ष प्रत्येक वन को बनाते हैं। विहगाः शाखा दोला आसीनाः, पक्षी शाखा रूपी पक्षी डाली रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, कोलाहलवश या कौतूहलवश वृक्ष अपनी परछाई को देखते हैं। ये हिंदी अर्थ हो गया। अब 5वें नंबर की हेडिंग रुचिराभ्यास के अंतर्गत आ रही है। इसमें कह रहा है कि समुचितैः पदैः, तो इसका अर्थ है कि उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को भरिए। ये द्वितीय बहुवचन में है, नपुंसक लिंग में, और यह लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। तो विभक्ति यहाँ पे दे रहे हैं, इस स्थल पे वचन दे रहे हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे प्रथमा में गजह का दे रहे हैं कि गजह गजह, प्रथमा विभक्ति में गजह शब्द पुल्लिंग है, तो इसका प्रथमा विभक्ति में रूप दिखा रहे हैं पूरा ही, गजह गजव गजाह। तो इसी प्रकार अश्वः
इस संज्ञा पद को दे रहे हैं। अब इसका ऐसे ही गजह को देख कर, क्योंकि ये पुल्लिंग में है, यह भी पुल्लिंग में है, स्पष्ट है कि सबकी इन सब के रूप जो अकारांत हैं सामान्यतः अकारांत जो पुल्लिंग है उन सब के रूप समान चलेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुछ विभक्तियों में डिफरेंस आया करता है, तो उनको अलग ही पुस्तकों में दिया जाता है। तो गजह गजौ गजह, अश्वः अश्वौ, प्रथमा दो वचन में, प्रथमा बहुवचन में अश्वः अश्वौ अश्वाः। एक घोड़ा, दो घोड़े और बहुत से घोड़े। एक हाथी, दो हाथी, बहुत से हाथी, इसका अर्थ है। अब द्वितीया में सूर्यम सूर्यौ, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, यह भी पुल्लिंग शब्द है। सूर्य पुल्लिंग शब्द है। द्वितीया में जब इसका शब्द रूप चलेगा तो सूर्यम सूर्यौ सूर्यान है। सूर्य को, एक सूर्य को, दो सूर्यों को और बहुत से सूर्यों को। तो चंद्रान का उदाहरण दे रहे हैं द्वितीय बहुवचन में, चंद्रान। तो चंद्रान द्वितीय बहुवचन में है, तो द्वितीय एक वचन में, दो वचन में इसका शब्द रूप चलेगा, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। एक चंद्र को, दो चंद्रों को, बहुत से चंद्रमाओं को। अब तृतीया में विडालेन, विडालेन विडालाभ्याम विडालैः। एक बिल्ले से, दो बिल्लों से, बहुत से बिल्लों से, या बहुत से बिल्लों के द्वारा, से भी कर सकते हैं, द्वारा भी। भाव के अनुसार, सेंटेंस का भाव कैसा है, भाव के अनुसार ही लगाना चाहिए। तो उदाहरण दे रहे हैं, मंडूकाभ्याम, मंडूकः, मंडूकः मेढक पुल्लिंग में है, मंडूकाभ्याम। तो ये तृतीया दो वचन में मंडूकाभ्याम आ रहा है, इसलिए तृतीया एक वचन में और तृतीया बहुवचन में इसका शब्द रूप चलाएंगे, मंडूकेन, मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकैः, मंडूकैः। एक मेढक से या एक मेढक के द्वारा, दो मेढकों के द्वारा, बहुत से मेढकों के द्वारा। अब चतुर्थी में सर्पाय, सर्पाय सर्प के लिए या सांप के लिए सर्पाय है। सर्प चतुर्थी एक वचन में सर्पाय है, चतुर्थी दो वचन मिसिंग है और चतुर्थी बहुवचन है, सर्पाय सर्पेभ्यः। तो स्पष्ट है कि इसका चतुर्थी दो वचन में जो रूप बनेगा वह बनेगा सर्पाभ्याम। सर्पाभ्याम। एक सर्प के लिए, दो सर्पों के लिए, बहुत से सर्पों के लिए। अब इसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, वानराभ्याम, वानराभ्याम यह भी पुल्लिंग है, चतुर्थी दो वचन में दे रहे हैं इसका शब्द रूप, तो चतुर्थी एक वचन में इसका शब्द रूप चलाएंगे, वानराय, वानर के लिए, एक वानर के लिए, दो वानरों के लिए और बहुत से वानरों के लिए। वानराभ्याम वानरेभ्यः। ये हो गया, ऐसे ही भरिए आप लोग भी, ऐसे लिख लीजिए। अब पंचमी में है, पुल्लिंग है, तो मोदकात बनेगा, मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः, मोदकेभ्यः। इसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, वृक्षेभ्यः, वृक्ष पुल्लिंग में है, तो पंचमी एक वचन में और दो वचन में इसका शब्द रूप बनेगा, वृक्षात, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। मोदकात एक लड्डू से, दो लड्डुओं से और बहुत से लड्डुओं से। एक वृक्ष से, दो वृक्षों से, बहुत से वृक्षों से। अब षष्ठी में दे रहे हैं, जनस्य जनयोः जनानाम, जनस्य जनयोः जन, एक जन का, एक व्यक्ति का, दो व्यक्तियों के और बहुत से व्यक्तियों के। तो इसके पश्चात शुका नाम आ रहा है, शुका नाम, शुकः पुल्लिंग में है, शुका नाम षष्ठी बहुवचन में आ रहा है, तो इसका जो रूप बनेगा षष्ठी एक वचन और दो वचन में, वह इस प्रकार होगा, शुकस्य, शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम। एक तोते का, दो तोतों का
और बहुत से तोतों का। सप्तमी में शिक्षके, शिक्षके और शिक्षकेषु। सप्तमी एक वचन में, बहुवचन में शब्द रूप दे रहे हैं। दो वचन में, सप्तमी दो वचन में मिसिंग है, तो सप्तमी दो वचन में इसका शब्द रूप बनेगा शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। एक शिक्षक में, दो शिक्षकों में, बहुत से शिक्षकों में। अब मयूर, मयूरयोः आ रहा है। मयूरयोः सप्तमी दो वचन में है, तो सप्तमी एक वचन में, सप्तमी बहुवचन में इसका शब्द रूप चलेगा मयूरे। पुल्लिंग में है ये मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु, मयूरेषु। मूर्धन्य श है तो इससे बोलेंगे इसे मयूरेषु। ये हो गया एक मोर में, दो मोरों में, बहुत से मोरों में, बहुत से मयूरों में। संबोधन है हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो नर्तक का उदाहरण दे रहे हैं, हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। इस प्रकार हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। ये हो गया। अब छठे नंबर का जो अभ्यास आ रहा है वह है, छठे नंबर की हेडिंग के अंतर्गत जो अभ्यास है वह है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हु। तो यहाँ कह रहे हैं कि भिन्न प्रकृति के पद को छांटिए। छांटिए, छांटने के लिए कह रहे हैं। दोनों ही द्वितीयांत है, द्वितीय एक वचन में बन रहे हैं। नपुंसक लिंग में है किंतु द्वितीय एक वचन में बन रहा है। चिन्हित का, चिन्हित यह क्रिया है और यह लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। तो इसका अर्थ है कि भिन्न प्रकृति के पदों को चुनिए, छांटिए। तो पहली लाइन के अंतर्गत देख लेते हैं कि कौन सा भिन्न है इन सब से। तो गंगा, ये नदी है, प्रसिद्ध नदी है। टाप प्रत्यय लग रहा है, आकारांत है, यह भी आकारांत है, यह भी आकारांत है, यह भी है। तो भिन्नता क्या है? गंगा, यमुना, नर्मदा ये सब नदी हैं। भिन्न है लता, लता भिन्न है क्योंकि लता वनस्पति है, नदी नहीं है, जल से इसका कोई वास्ता नहीं है, इसलिए ये भिन्न है। अब दूसरी लाइन में उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। उद्यानम बगीचा जहाँ होगा वहाँ पे फूलों का मिलना, फलों का मिलना सामान्य बात है, चित्र का मिलना भिन्न बात है, इसलिए ये भिन्न है। अब तीसरी लाइन में दे रहे हैं लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी इकारांत है, तूलिका, चटका, पाठशाला आकारांत है, स्त्रीलिंग में है, सब स्त्रीलिंग में ये आ रहे हैं। तीसरी लाइन में सब स्त्रीलिंग में है। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो पाठशाला से ही लेखनी का भी संबंध है, कलम का भी संबंध है। तूलिका अर्थात ब्रश जिससे चित्र को रंगते हैं, जिससे रंग भरते हैं, उसका भी संबंध पाठशाला से ही है। चटका का संबंध पाठशाला से नहीं है, इसलिए ये भिन्न है। अब चौथे नंबर की जो लाइन आ रही वह है आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम, ये सब नपुंसक लिंग एक वचन में आ रहे हैं। तो भिन्नता क्या है? आम्रम भी फल है, कदली फलम भी, केला भी फल है और संतरा भी फल है। भिन्न क्या है? लड्डू, मोदकम, ये भिन्न है। तो ये हो गया। ऐसे ही भिन्न पदों को हम लोग चुनेंगे। इस प्रकार रुचिरा कक्षा 6 के अंतर्गत पांचवें पाठ का, इस पुस्तक के पांचवें पाठ का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो साथियों आप लोग अच्छे से वीडियो पूरा देखिएगा। जहाँ कहीं दिक्कत हो रही है अवश्य बताइएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइएगा, यदि समझ में आ रहा है तो भी बताइएगा, कमेंट करिएगा। वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, लाइक किया करिए और यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए अवश्य, क्योंकि यहाँ इस परीक्षा की तैयारी करवाई ही जाएगी आपको। एकदम इनिशिएट कक्षा 6 से लेकर सारी पुस्तकों को बोधगम्य तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, जैसे भी प्रकरण के अनुसार जो जैसे प्रकरण आ रहे हैं उन्हीं के अनुसार उतने उतने क्वेश्चनों को हम लोग प्रश्नों को छाँट कर पढ़ेंगे, ताकि इससे ये हो कि हम लोगों का अभ्यास भी हो जाए अच्छे से और प्रश्नों की प्रकृति भी समझ में आ जाए कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पे पूरा मैटर मिलेगा, उसका भी हम अध्यापन कर रहे हैं। टीजीटी संस्कृत
का यूपी टीजीटी संस्कृत का कोर्स लगभग समाप्त है। व्याकरण बचा है, प्रवेश का पढ़ा रहे हैं, और शुकनाशोपदेश बचा है। बाकी सब पूरा हो गया है मैटर। सारी सामग्री चैनल पर अपलोड की जा रही है और सारी करवा दी गई है। जितना पढ़ाया जा चुका है सब अपलोड हो गया है। अभी भी निरंतर करवाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी एक ग्रंथ बचा है और थोड़ा सा व्याकरण बचा है। तो लगभग टीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी का सारा कोर्स समाप्त प्राय है। पीजीटी भी प्रारंभ करने वाले हैं, तो आप लोग इसीलिए सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए साथियों। जो न समझ में आएगा वो अवश्य पूछिएगा। और आप में से एक प्रतियोगी छात्र ने कमेंट करके पूछा, अभी पूछा है कि मैम क्या पूरा पढ़ाएंगी, पाठ्यक्रम पूरा कवर करवाएंगी? तो हाँ, अवश्य ही। हम इसीलिए ही यहाँ पे अध्यापन प्रारंभ किए हैं केवीएस के पाठ्यक्रम का। तो इसका अध्यापन तो पूरा करवाएंगे ही, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए और समय से करवाएंगे। तो ये नहीं कि बहुत डिले कर रहे हैं। अभी दो वीडियोज ही पढ़ रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं। तो भी आप लोग चिंता मत करिए, समय से कोर्स पूरा खिंचवाएंगे, ख़त्म करवाएंगे, और बहुत अच्छे से ही आप लोगों की तैयारी होगी। तो साथियों, आप लोग चैनल से जुड़िए और भी लोगों को बताइए जो आप लोगों के संपर्क में है, तैयारी कर रहे हैं। सबको फ़ायदा हो, ताकि क्योंकि अभी ये कोचिंग पूरी तरह से फ्री है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। जबकि यही कोचिंग आराम से 3 से लेकर 5,000 पैसे लेकर पढ़ा रही हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा चार्ज नहीं है, और यदि चार्ज कभी लेंगे भी तो इतना नहीं लेंगे, बहुत ही मामूली लेंगे। इसलिए जुड़िए इस चैनल से। धन्यवाद साथियों आप सभी का।